हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल साधु। तो आप लोग स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों। बात कर रहे हैं अब इस लेक्चर में बिजनेस लॉ के। बिजनेस लॉ में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, कंटीजेंट कंट्रैक्ट आप कुछ बातें बताए थे, फिर उसके बाद में मैं आपको वीडियो स्किप कर दिया था, आपको आगे तक नहीं पढ़ा रहा था। लेकिन आज ये है द इंडियन कंट्रैक्ट 1872 के टॉपिक, लास्ट टॉपिक है कंटीजेंट कंट्रैक्ट। ये आपको खत्म आज हो जाएगा। इसमें क्वाजी कंट्रैक्ट भी है, क्वाजी कंट्रैक्ट भी हम पढ़ने वाले। तो ये आज हमारा चैप्टर्स ख़त्म करा ही देंगे और कैसे भी करके ये ख़त्म हमारा आज हो जाएगा। इसलिए अगला जो लेक्चर आएगा ना, तो न्यू टॉपिक और न्यू लेक्चर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ आएंगे दोस्तों। ओके, तो आप ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। लास्ट वीडियो है, बहुत कुछ वीडियो में कुछ बात बताने वाला हो लास्ट में, आप ज़रूर बने रहिएगा ये वीडियो में। और दूसरी बात क्या है कि क्वाजी कंट्रैक्ट इसमें से कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट में एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ ही जाता है। इसलिए आपको ये जो केस स्टडी में समझाने वाला हूँ वो आप बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि रिपीटेड, इतना रिपीटेड हो जाता है ना, वो आपको इसलिए कह रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको याद ही कर लेना है। जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा ये आप रट लो, इंपॉर्टेंट बता दूँगा वो रट लेना। ऐसे भी तो मैं आपको ये वीडियो ऐसे बनाने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा 2 बार 3 बार उसको भी याद करना है, रिवीजन करना है, हर आपको मैं बात करने वाला हूँ। पहले तो आपको लेक्चर्स में समझा के ख़त्म कर रहा हूँ, प्रोविजन आपको बताया जा रहा हूँ। ये बस आपको ध्यान रखना है कि वीडियो लास्ट तक देखना है, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना, ताकि आपको भी फायदा और अपने दोस्त को भी फायदा हो जाए। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, और ये जो बुक है बिजनेस लॉ, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें होता है, बैक लगता है। इसलिए बस मेरे साथ आप बनेंगे, कुछ इसमें नहीं वाला, बहुत आपको इसमें मार्क क्रिएट होने वाला है, मार्क बहुत ज़्यादा आएगा आपको अगर मेरे वीडियो का सारे देख रहे हैं, लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं बिजनेस लॉ के में। आपको ये कंटीजेंट क्वाजी कंट्रैक्ट है ना, कैसे क्या होता है थोड़ा कंटीजेंट करके आपको मैं बता देता हूँ। अब हम सीधा बुक निकालते हो, बुक से बात करें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो चलिए आप एक बुक, ऐसे स्टडी में बुक निकालिए और पेंसिल निकालिए, अंडरलाइन कीजिएगा, जो मैं पोजिशन बोले वो पोजिशन आप याद कीजिएगा, ठीक है। ओके, आइए दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा क्या बिजनेस लॉ बुक है, ये हम पढ़ तो थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ, कल क्या पढ़े थे कल। कंटीजेंट कंटीजेंट किसको बोलते हैं दोस्तों? कंटीजेंट वही होता है जो डिपेंड ऑन द कंटीजेंसी। अगर वो हो जाएगा, कर देगा तभी मैं दूंगा, होता है ना। तो क्या बोला था कि अगर कल बारिश होगा तो मैं आपको 1 लाख रुपये दूँगा, अगर नहीं होगा तो नहीं दूंगा। ऐसे इसे कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ रहा दोस्तों? बिल्कुल समझ आ रहा होगा। क्या बोल रहे हैं हम कि डिपेंड ऑन द कंटीजेंसी। अगर वो हो जाएगा, इफ आ जाएगा इसमें, अगर मान इफ घर क्या, इफ BS हाउस इज बर्न्ट देन आई विल पे 1 लाख। ओके, तो आपको ये समझना जरूरी है, अगर वो चीज़ होगा तभी मैं उसको क्या करूँगा, पैसे दूंगा। इतना बात आपको मैं कंट्री में पढ़ाया था, आपको कुछ इसेंशियली बताए थे। आज हम बात करेंगे इसके रूल के बारे में, रूल के बारे में। चलिए फिर, रूल्स क्या मीन्स, ये ओवरव्यू आपको देखा था, रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यही पढ़ने वाले हम सब। इसमें 6-7 रूल। सेक्शन 31 कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं उसके रूल्स इन्फोर्समेंट टू कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट क्या लिखा है, बोला गया है सेक्शन 32, 33, 34, 35 एंड 36 ऑफ द एक्ट। 31 क्या हमारा हो गया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और 32 से लेकर 36 तक इसमें हम पढ़ने वाले रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट। ऐसे आपको सेक्शन भी याद हो जाएगा। तो सेक्शन 32 क्या होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट और इवेंट हैपनिंग। चलो चले, और पहले इसका डिफरेंस थोड़ा भी जान लें। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, ये वाला है ऑन इवेंट हैपनिंग, ये वाला है कि नॉट हैपनिंग। दोनों के डिफरेंस जानते हो। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई
happening the future contingent event. The contract cannot be enforced until unless the event happens. If the happening of the event become impossible, then the contingent contract is void. आपको पता है, ऐसे आप मतलब उनको कह रहे हैं कि वो चीज़ आपको पता है कि वो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, फिर उसको कह रहे हैं कि आप ये कर दीजिएगा ना तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ये कंटेंट क्या आ जाएगा, वो भोइड हो जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इससे क्या वाला है, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, इस सेक्शन क्या वाला है 32 से डेट, इसका मतलब प्रोविजन के दे रखा है कि वेयर अ कंटीजेंट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ एंड until that event has happened. If the event become impossible, such contract क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी बेस्ड सम ऑफ मनी, ए बी आपस में क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बोला कि मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, तब दूंगा जब व्हेन बी मैरिज सी, ए ने बोला बी को कि मैं आपको क्या दूंगा, कुछ पैसे दूंगा, लेकिन कब, जब आप बी क्या कर, आप सी से शादी कीजिएगा, बी मैरिज सी, अब क्या होता है, सी डाई विदाउट बीइंग मैरिड, बिना मैरिड हुए क्या होता है, सी डेथ हो जाता है, बी से, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भूल जाएगा ना, आपने तो किया ही नहीं ना, वो ख़त्म ही होगा, तो हम थोड़ी पैसे थे, आप ये आप कहोगे कि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो मर गया तो मैं घर में तो शादी करने के लिए रेडी था, ये कुछ नहीं चलने वाला है। जो सीधा सेक्शन 32 कह रहा है वो चीज़ पर मुद्दा पाइए सीधा, उसने बताया कि उससे शादी कर लेंगे आप तो मैं वो कुछ पैसे दूंगा, नहीं किया, शादी करने से पहले वो क्या हो गया, डेथ हो गया, तो हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भूल हो जाएगा। 33 क्या करता है दोस्तों, 33 क्या करता है, where a contingent contract is made contingent on non-happening of an event, it can be enforced only when it happening becomes impossible। ये भी impossible है, क्या वाला सेक्शन 33, where a contingent contract is made to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen। आपका दोनों का प्रोविजन जो ना हल्का सेम मिले, बस नॉट और अपोजिट नेगेटिव बस, इट कैन बी इन्फोर्स वाले हैपनिंग दैट इवेंट बिकॉज इम्पॉसिबल एंड नॉट बिफोर। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, आपको समझ आएगा बहुत सही तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए दोस्तों, बहुत सही से तरीके से समझ आने वाला है। क्या वाला है, वेयर ए एग्री टू पे बी सम, सॉरी ये है पहले, वेयर पी एग्री टू पे क्यू सम ऑफ मनी इफ पार्टिकुलर शिप डज नॉट रन, बोला है कि मैं आपको कुछ पैसे, वो जो शिप है ना अगर रिटर्न नहीं आया तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनफोर्सेबल ओनली इफ द शिप सिंक्स सो दैट इट कैन नॉट रिटर्न। ये मतलब ये भी इम्पॉसिबल है, लेकिन वो रिटर्न नहीं होगा तब, क्या होगा दोस्तों, अगर वो रिटर्न नहीं होगा तब देंगे पैसे, ठीक है। ये सब ऐसे, जैसे इसी में आपको हो जाता है you to pay sum of money if certain ship does not return however the सब ship return back, ऐसे अगर होता तो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बोल हो जाता है, ठीक है। ये आपको बात वो समझना है जरूरी है। 33 आते हैं, सॉरी 34 होगा ना हमारा, 34 होगा, 32 तो ये होगा, 33 होगा, 34 आता है, क्या लिखा है, a contract was cease to be enforceable if it contingent upon the conduct of a living person when that living person does something it make the event conduct as impossible happening। क्या हाल दोस्तों कि अगर कंटीजेंट कंट्रैक्ट आप मतलब कंट्रैक्ट कर रहे हैं आप किसी, ठीक है, वो कंटीजेंट है और मत कंटीजेंट की तरह हो रहा है, लिविंग मतलब वहाँ पर क्या होगा, अगर एक दूसरे में कंडक्ट है इम्पॉसिबल तो वहाँ पर सीज कर देंगे, यानी कि सीज का मतलब पाए तो वॉइड में क्या होता है आपका, क्या होता है, कंट्रैक्ट हुई सीज इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड बोला था ना, सीज मतलब एक हिसाब से क्या होता है, मतलब वहीं पर बंद हो जाना, खत्म ही हो जाना, इतना समझ लिए बात, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देख सकते हैं, पहले इसका प्रोविजन क्या है, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंडीशन अपॉन as to how persons will act an unspecified time, the event shall be considered to have become impossible when such person does anything which render it impossible that should act within definite time or otherwise earn।
आज एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा बेहतर समझने वाले हो। क्या लिखा है दोस्तों, वेर एग्री टू पे बी सम ऑफ मनी इफ बी मैरी सी और सी मैरी डी। क्या बात है, ये कौन सा मैरिज हो रहा है? बोल है कि जब भी पैसा पे करूंगा कि तुम सी से करोगे और सी डी से करेगा। बी को बोला है कि तू सी से करेगा और सी डी से करेगा तभी। दिस एक्ट सी हैज रेंडर द इवेंट ऑफ बी मैरिंग सी एज इम्पॉसिबल। इट इज डो पॉसिबल इफ देयर इज डिवोर्स बिटवीन सी एंड डी। यही पॉसिबल हो सकता है ना क्या कि सी एंड डी क्या होगा, आपस में डिवोर्स करेगा तभी। अब सी अगर डी से शादी कर ले तो क्या बी से तो नहीं कर सकता ना, इसलिए अगर बी से करना होगा तो क्या सी और डी क्या देना, आपस में क्या करना, डिवोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि केसेस है इसका 34 केसेस के फर्स्ट वर्ष कनाइट के क्या है, फोर्थ वर्ष कनाइट के क्या केसेस है वो आपको मैं बताता हूँ केसेस। ठीक है दोस्तों, आइए मैं भी बताता हूँ। तो दोस्तों ये है फर्स्ट वर्ष कनाइट के केसेस है। क्या लाए, द डिफेंडेंट प्रोमिस टू मैरी द प्लानिट, क्या लाए, प्लेंटिफ ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, डेथ ऑफ हिज फादर व्हाइल द फादर वाज स्टिल अलाइव ही मैरिड अनदर वुमन। उसने बोला कि अगर फादर मर जाएगा लेकिन वो जिंदा ही रहे और दूसरे से क्या करना, शादी कर ले। इट वाज हेल्ड दैट इट हैव बिकम इम्पॉसिबल, क्या है, इम्पॉसिबल है। उससे क्या कर, डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट प्रोमिस क्या प्लान है कि तू अगर तेरा मतलब डेथ ऑफ हिज फादर, अगर तुम्हारा क्या पापा क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, लेकिन हो गया उसका पापा जिंदा ही रहा और दूसरा क्या कर लिया, शादी कर लिया। और जब पॉसिबल क्या होगा, देन ही शुड मैरी द प्लांटिव एंड शी वाज इंटाइटल्ड सिंपली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, यही होगा ना, बिल्कुल समझ आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब डी पर आते हैं, मीन्स सेक्शन 35 पढ़ते हैं। 32, 33, 34 हो गया, अब 35 पर आते हैं। क्या बोला है, contingent on happening of a specific event within the fixed time। क्या बोला है कि contingent on happening of a specific event with the fixed time। सेक्शन 35 क्या कर रहा है कि the contingent contact to do or not to do anything if a specific uncertain event happens within a fixed times becomes void। क्या जा रहा है, void हो जा रहा है, becomes void। ये आपको बात बहुत समझना जरूरी है। सेक्शन 35 में आपको कुछ कॉमन आपको मिल रहा है, इसमें कंटीजेंट कंट्रोल हर चीज़ कॉमन ही मिलेगा आपको। अब इसमें टाइम के बात कर रहे हैं आप दोस्तों, टाइम पे मुद्दा आ रहा है तो टाइम के बात कर, तो आइए दोस्तों हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या दे रखा है, ये भी भूल जाएगा इफ एट द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स सच इवेंट हैज नॉट हैपन और बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। ये भी इसका अकॉर्डिंग क्या होता है, बोलता है जैसे ए प्रोमिस टू पे बी सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर। अब इतने ये 1 साल के बाद कर रहा है, ये तो कोई 1-2 दिन के बाद नहीं, 1 साल तो इम्पॉसिबल ही है ना। द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स इफ द शिप रिटर्न विद इन द ईयर एंड बिकॉज अगर वो आ गया ना 1 साल के भीतर में तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए इफ द शिप इज बर्न विद इन द ईयर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये भी हो गया आपका। अब आते हैं, ये भी 35 है, नॉट हैपनिंग इन द फिक्स टाइम है, ये इवेंट हो जाए फिक्स टाइम तक, नॉट हैपनिंग है तो बात एक ही होगा, बस हल्का एग्जाम्पल से देख लीजिए। अ प्रोमिस टू पे बी सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन द ईयर द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन फोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न विद इन द ईयर और इज बर्न विद इन द ईयर। आग लग जाता है 1 साल के भीतर में, या वो रिटर्न नहीं हो पा रहे तो ये चीज़ में आपको क्या होगा, नॉट हैपनिंग फिक्स टाइम। ये भी दोनों सेक्शन 35 के बस हल्का ही डिफरेंट है और कुछ नहीं। और 36 क्या बोलते हैं दोस्तों, कंटीजेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो क्या होगा। अब ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट हुआ तो आपको पता है कि वॉइड होगा। जिस चीज़ के आपको बारे में पढ़ रहे हो वो चीज़ इम्पॉसिबल, तो उसका कंटेंट आपको सीधा सीधा क्या हो जाता है, ये वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो क्या पढ़ते हैं, कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट्स हैपेंस आर वॉइड। बिल्कुल, वेदर द इम्पॉसिबल दैट इवेंट्स इज नॉट नोन टू द पार्टी द एग्रीमेंट एट द टाइम व्हेन इट इज मेड। एग्जांपल देखिए, बहुत मस्त आपको समझाया हुआ एग्जांपल से। एग्री टू पे बी वन लाइक इफ सनराइज इन द वेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। अब आपको पता है कि सूर्य मतलब ईस्ट से मतलब क्या होता है, मॉर्निंग में होता है, और वेस्ट में क्या जाके अस्त हो जाता है। फिर भी आपको पता है ये इतना इम्पॉसिबल, फिर भी क्या करो, ऐसे हो हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे अगर कल पूरब से क्या पश्चिम से सूरज उग गया, तो ये तो हो सकता नहीं है ना। बिल्कुल, दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड हेंस बॉय। दूसरा एग्जाम्पल देखा है, एक्स एग्री टू पे वाई 1 लाख इफ 2 स्ट्रेट लाइन शुड इन क्लोज स्पेस। अब 2 स्ट्रेट लाइन है, वो कभी एक आपस में क्लोज अगर नहीं ना हो, वो अनलिमिटेड जहाँ तक भी चल जाए, लेकिन वो क्या होगा, एक आपस क्लोज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। दोस्तों आपको एक देखा डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट एंड कंसेंट, इसको भी आई कर लो दोस्तों। डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों आप तो भाई याद करके चल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको बहुत कर इसमें इसलिए होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट होगा ज़्यादा मैं बता ही दूंगा। आते हैं दोस्तों, अगला हमारा मुद्दा आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पाते हैं। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है, इतना ही दिया था आपको बात है, ओवरव्यू में आपको दिखाता है। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस के कुछ 2-3 टर्म इधर दे रखा है। तो दोस्तों बात करेंगे अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, किसके बात करेंगे, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हाँ किसको कहते हैं, पहले ये हल्का हल्का आपको मैं पहले बताता हूँ कि अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अपने करना नहीं चाहता है लेकिन हो जाता है करने किसी से। जैसे आपको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इसको भी मानना पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी खड़े की है, ठीक है, आप मान लो रेड लाइट आते हैं ना, रेड लाइट पर क्या होता है, जब रेड बत्ती जलता है तो क्या गाड़ी रुक जाता है। कोई ऐसे एक आदमी पर्सन आया और आपकी गाड़ी साफ करने लगे, आपकी गाड़ी साफ करने लगे, बिना पूछे उसने साफ कर दिया। अगर वो पैसे आप देने के लिए क्या लायबल है कि नहीं है, क्या उसके आप पैसे देने के लायबल है कि नहीं है, आपको पैसे उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपसे हो रहा है। क्या हो रहा है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल्स और दे दिए कि थोड़ा बेहतर समझ आ जाए। दूसरा एग्जांपल्स ये दोस्तों, आपने क्या हुआ, किसी से कॉन्टेक्ट किया कि हमारे पास आप सामान से सेकेंड फ्लोर, मैंने कोई फ्लिपकार्ट से डिलीवर किया, बोला सेकेंड फ्लोर पर बता देना, उसने गलती से क्या 3rd फ्लोर पर भेज दिया। तो वो वास्तव में सामान तो मेरा ही है, लेकिन ऊपर चल गया, तो वो मुझे क्या देगा, वो क्या होगा, अगर वो यूज कर लिया तो पैसे पे वो खुद करेगा, अगर नहीं किया होगा तो फिर मुझे देगा तो मैं पे करूँगा। ये भी आपसे आप उनके साथ क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा है, समझ गए ना। बिल्कुल, अब इसी तरह इसमें किस तरह कॉन्ट्रैक्ट किस में लागू होगा, किस सेक्शन में, उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, साइलेंट फीचर ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। साइलेंट फीचर ऑफ क्या, जिसमें रिसेंबलिंग वाला वर्ड आप पढ़ते ना, हाँ डिम्ड एज वाला, वही चीज़ है साइलेंट फीचर ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या क्या साइलेंट फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या टर्म दे रखा है और कितने सेक्शंस हैं, वही हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बिल्कुल, आइए अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के थोड़ा डिफिनीशन जान लेते हैं कि क्या कहता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आइए क्या लिखा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के भी मैं एक छोटा सा डिफिनीशन मैं अपने आप से बना रखा हूँ। मैं वो आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वहाँ पर ये अपना नोट दिखाऊंगा, वहाँ पर आप उसके लिख लेना है, ठीक है। बिल्कुल, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन सर्टेन इसेंशियल एलिमेंट्स सच ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैपेसिटी टू कंडक्ट कंसल्टेशन फ्री कंसल्ट बट सम टाइम द लॉ इम्प्लाई प्रोमिस इम्पोसिबल। क्या बोलता है कि फॉर अ वैलिड देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नो वैलिड क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें उसको ऑफर दिया होता है तो उसने एक्सेप्ट करता है, नहीं उसने आपको ऑफर दिया होता है कि वो आपको एक्सेप्ट करे,
कुछ भी नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल खुद आपसे आपसे। तो देर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज द केस ऑफ द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। वन पार्टी एंड conferring right in favor of the other events when there is no offer, no acceptance, यही बात लिखा, no genuine consent, lawful consideration, and in fact neither agreement nor promise such a case are not in the strict sense for a court recognize them as relations resembling those of contract। आपको एक बार बोल रहा है ना, बात है जो मैं बताया कि ना कोई ऑफर था ना कोई लॉफुल कंसेंट, इससे नहीं। आइए एग्जाम्पल से आप देखते हैं। Tier tradesmen leave goods at sea house by mistake। क्या हुआ? सी क्या हाउस पर क्या होगा, मिस्टेक से चला गया। अगर सी टियर द गुड्स इज ऑन, सी इज बॉन्ड टू पे फॉर। अगर वो ट्रेड कर रहा है कि ये गुड्स मैं यूज कर लेता हूँ, तो वो पैसा उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसको क्या करने का, पैसा पे करना पड़ेगा। A pays some money to B by mistake, it will due to C, B must pay money to A। ठीक है, इस तरह के केसेस भी होते हैं। हर बात में ये है कि आपने गलती से सामान की बात कर डिलीवर करे तो उसके पास चला गया, तो फिर वो यूज कर रहा है, वो इसी साइलेंट फीचर ऑफ, यही जो फीचर दे रखा है, यही अगर आपको बात यही सब पढ़ना है कि कौन सा सेक्शन में एप्लीकेबल रहेगा। तो हम आते सीधा बात आते साइलेंट फीचर ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है। साइलेंट फीचर ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्या क्या लिखा है। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई सेक्शन 68, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन 69, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन बेनिफिट ऑन नॉन क्रेडिट 670, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनल 71, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन 72 में। तो फर्स्ट पढ़ते क्या, 61 क्लेम फॉर, यही हम 5 पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा द चैप्टर दैनिक करो 8072। चलिए तो फिर पढ़ते हैं सेक्शन 68 क्या कहता है। साइलेंट फीचर के फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई सेक्शन 68। दोस्तों में क्या है, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या करें, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सेक्शन 768, ये 5 भी सेक्शन है ना, 5 दे रखा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइलेंट फीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको BBI कर लो। The person is capable of entering into contract or anyone who is legally bound to support is supplied by another person with necessary suitage condition, like the person was furnished such that to reimburse from the property of another person। आप क्या कर reimburse कर सकते, जैसे एग्जाम्पल, और सप्लाई बी ल्यूनाटिक और माइनर, अगर वो पागल है और माइनर से आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई का उसने सारे सुटेज कंडीशन लाइफ ए इज एंटाइटल्ड रिइंबर्स फ्रॉम BS प्रॉपर्टी। जो भी BS की प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हैं, उसको रिइंबर्स कर सकते हैं। ये सेक्शन 68 बताते हैं। ठीक है, बस इतना आपको जानना है। सेक्शन 68 ये प्रोविजन आपको रट लेना है, और 68 ऐसे इस तरह के आएगा, आपको क्वेश्चंस में आएगा। 69 आता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी who is another bound by law to pay and who therefore pay it is entitled to reimburse by the others। ये भी क्या कर सकते हैं, रिइंबर्स कर सकते हैं। क्या हो गया, एक केसेस हुआ था, उसका एग्जाम्पल्स आपको दे रखा है। बी होल्ड्स लैंड इन बेंगास ओनली इज गारंटेड बाय द जमींदार। ठीक है, द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बिंग एरिया द लैंड इट एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट अंडर द रेवेन्यू लॉ द, वो जाएगा उसके पास, भाई बोलेगा टैक्स दे, ये सब तो करेगा। आपको जब भी आप जमीन बेचते उसते जमींदार से तो वो पता रहता है ना सब, जैसे लॉयलिस्ट पे जो गवर्नमेंट से सब आपको कुछ उसको जो भी होगा ऐसा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा टैक्स जो भी होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ बेनिफिट नॉन, क्या बोला है कि एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ बेनिफिट नॉन गेटेड सेक्शन 70 क्या बोलता है दोस्तों, सेक्शन 70 क्या बोलते हैं कि अगर वो जो भी आपको सामान डिलीवर कर रहा है उस सामान के लिए आपको इंजॉय कर रहा है, मतलब खा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। ये याद ध्यान रखना जरूरी। इसमें श्यामलाल बर्स स्टेट UP AIR करके एक में केसेस आया था। जैसे यहाँ पर छोटा एग्जाम्पल देगा, ट्रेड्स में लीव गुड्स टू बी मिस्टेक से कर आप यूज़ करें तो क्या करें, आपको पे करना पड़ेगा, पैसे पे फॉर देम। ठीक है, DA आता है सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड।
a persons to who find the goods belonging to another's and take them into custody is subject to same responsibility as future bail। इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबल फाइंडर गुड्स, अगर पता होगा कि हाँ इसका मतलब ऑनर ये है और इसका सामान चुरा तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। आते हैं अगला पेज पर, इसके सारे बात दे रखे हैं। क्या करना बोला, अगर था सब फाइंडर ऑफ लॉस गुड टू टेक, अगर गलती से आ रहा है आगे आपका सवाल, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज ए मैन ऑफ द ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक, नो राइट टू प्रिपेयर द गुड्स एंड टू रिस्पेक्ट इफ द ऑनर इज फाउंड। ठीक है, ये 3 बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं दिया था, बस इतना आप समझ गया, फिर आपको 671 समझ आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं, पे कस्टमर डे शॉप puts down a broke one or her coat and forget to pick up and day sent find to the drawer of the weekend on Monday it was discovered to missing days liable of the sales। क्या बात है, जैसे आपने पार्टी कहीं पर करने गए, गलती से आपको क्या हो गया, पर्स छूट गया और किसी और दूसरे को मिलेगा और पता चला बाद में इसका तो उसका है, आपको अगर पता चल गया तो ऑनर इज फाउंड, बोला ना, तो ऑनर इज फाउंड टू रेस्ट, जब तक नहीं मिलेगा ऑनर आपको क्या करना, उसको सही सलामत रखना है। ठीक है, मनी पेड मिस्टेक और अंडर कोर्सन, अगर पैसे पे करते थे मिस्टेक या अंडर कोर्सन के चलते तो वो क्या होगा, अ पर्सन टू मनी पेड अंडर मैनेजमेंट और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोर्सन ही मस्ट पे रिटर्न इट। ठीक है, ये तो आपको फ्री कंसेप्ट भी पढ़ाया गया था। तो ये हमारा बात ये आते हैं लास्ट में डिफरेंस बिटवीन क्वाजी कंटेक्ट एंड कंटीजेंट कंटेक्ट होगा। ये कंटेक्ट सीधा साथ दे रखा है, कोई नहीं कंटेक्ट देगा, कंटेक्ट ये पढ़ लेंगे। उसके बाद में हमारा क्या देख सकते हैं आप, टेस्ट जो लिखा हुआ है हमारा क्या होता है, चैप्टर एंड हो जाता है दोस्तों। हमारा चैप्टर आज यहीं तक एंड हो गया दोस्तों। अगला मैं चैप्टर लेके आने वाला हूँ न्यू चैप्टर्स, जिसमें आपको टोटल 5 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर खत्म हो गया। अब सेकेंड चैप्टर टास्क करेंगे जिसका नाम आएगा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वहाँ से हम उसको स्टार्ट करेंगे। वो सब टॉपिक आपको छोटा भी रहेगा और चैप्टर भी छोटा है। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए यहीं पर इसको रखते हैं।